जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसके सर शिक्षारत में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। और ये जो है काफ़ी बच्चों में देखने को ये मिलता है कि ये चीज़ें इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारे होते हैं। कन्फ्यूजन ये रहता है, जैसे आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन। इन तीनों को हम कहीं ना कहीं एक समझ पाते हैं। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि एक ही चीज़ है, बस लिखा अलग अलग गया है। क्यों संयुक्ताक्षर जो है अधिक होते हैं? क्या संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में क्या कुछ अंतर होता है, या फिर दोनों चीज़ें सेम हैं? या द्वित व्यंजन, क्या द्वित व्यंजन भी संयुक्ताक्षर का ही रूप है? तो क्या ये सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन आपके अंदर आती हैं, उन कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि जो हमारा संयुक्त व्यंजन है वो सिर्फ 4 होता है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों 4 ही क्यों है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि संयुक्त व्यंजन क्यों 4 ही हैं। क्यों संयुक्त के व्यंजन जैसे और वर्ण भी आते हैं तो उनको संयुक्ताक्षर में क्यों रखा गया है, और संयुक्ताक्षर के जैसे ही कुछ वर्ण ऐसे आते हैं उनको जो हम द्वित व्यंजन में रखते हैं। तो कारण क्या है, क्यों द्वित व्यंजन रखा गया, क्यों नाम जो है संयुक्त व्यंजन रखा गया, क्यों नाम इसका जो है संयुक्त अक्षर रखा गया। तो इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। और आज के बाद जो है आपको इन तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये हमारा विश्वास है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो जहां 2 व्यंजन मिल करके एक वर्ण बनाते हैं उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वही चीज यहां भी है संयुक्ताक्षर में, जहां 2 अक्षर मिल करके एक जो है शब्द बनाते हो, वहां पे भी जो है संयुक्ताक्षर होता है। वही चीज यहां भी है द्वित व्यंजन में भी, कि 2 अक्षर मिल करके यहां पर भी जो है संयुक्ताक्षर बनाते हैं, संयुक्त द्वित व्यंजन बनाते हैं। लेकिन तीनों में अंतर है, तीनों में व्यंजन ही मिलेगा, चाहे वो संयुक्त व्यंजन हो या संयुक्त व्यंजन हो, या फिर आपका क्या हो, या तो आपका संयुक्ताक्षर हो या द्वित व्यंजन हो। ठीक है, ये तीनों में ही वही होते हैं, 2 व्यंजन मिलते हैं। लेकिन इन तीनों को पहचानने का अलग अलग नियम क्या है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक डायग्राम हमने बनाया है कि व्यंजन के रूप में एक संयुक्त व्यंजन और एक संयुक्ताक्षर और द्वित व्यंजन। व्यंजन के ही है रूप, लेकिन इनको तीनों के अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक ही पिता के 3 संतान होते हैं, तीनों में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार से इनमें जो है भिन्नता पाई जाती है। हालांकि है तो संयुक्ताक्षर, जैसे एक पिता का ब्लड जो है सारे बच्चों में थोड़ा थोड़ा रहता है, वैसे इसमें लेकिन कुछ कुछ भिन्नताएं उनमें होती हैं, कुछ भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से एक कक्षा में एक ही शिक्षक सारे जो है छात्रों को पढ़ाता है, तो जब सारे छात्र पढ़ते हैं तो उसमें कुछ जो है छात्र ज़्यादा समझ पाते हैं, कुछ छात्र कम समझते हैं। तो हर छात्र में समझने की और उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी कुछ थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं। आइए उन भिन्नताओं को जानते हैं। पहली बात संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन, अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें या हिंदी व्याकरण में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है तो वो 4 मानी गई है। अब कोई कहे कि नहीं 4 क्यों मानी गई है, क्यों 8 नहीं मानी गई, क्यों 10 नहीं मानी गई, उसी के अनुरूप तो और भी शब्द आते हैं और भी वर्ण आते हैं, क्यों ऐसा नहीं किया गया, तो उस कारण को भी हम इसमें जानने वाले हैं। जैसे देखिए, संयुक्ताक्षर में 4 वर्ण आते हैं। एक तो आपका श, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 वर्ण हैं। अब ये 4 वर्ण ही क्यों लिए गए हैं? अब देखिए, ये जो चारों वर्ण हैं ये वर्णमाला का भाग नहीं है। सीधी सी बात, सबसे आसान भाषा में समझिए कि चारों जो संयुक्त व्यंजन हैं, ये चारों के चारों जो है ये वर्णमाला के भाग नहीं है। लेकिन फिर भी इनको वर्णमाला में क्या रखा गया, वर्णमाला के पास रखा गया। क्यों? क्योंकि इसके रूप जो है स्थिर हैं, यानी इसके रूप स्थिर हैं, इस वजह से इसको जो है वर्णमाला के पास रखा गया, समीप रखा गया। लेकिन वर्णमाला में इसको स्थान नहीं दिया गया है, ये चीज आप बखूबी जान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बने कैसे संयुक्त व्यंजन? देखिए, संयुक्त, आपको ये संयुक्त व्यंजन
कौन कौन वर्णों से मिलकर के बना है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले देखिए, ज़्यादातर ऑप्शन में आपको देखने के लिए क प्लस श मिलेगा, लेकिन अगर हम और वर्ण विच्छेद इसका करें, श का भी वर्ण विच्छेद कर दें, तो यहाँ पे प्लस अ और जुट जाएगा, प्लस यानी स के नीचे हलंत लग करके अ आगे आ जाएगा। वैसे ही र के नीचे हलंत लग करके अ आगे जुट जाएगा, वैसे इसमें भी। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। ये पकड़, कभी कभी आपका छ का जो है, ये छतरी वाला जो छ है, अगर इसका जो है वर्ण विच्छेद कभी कभी ये दो वर्ण ही दिया रहता है। अब दो वर्ण का मतलब क पर हलंत रहता है और श पे हलंत नहीं रहता, दो वर्ण। अगर तीन वर्णों में करेगा तो श का भी स्वर निकाल लेगा, यानी स में क्या है, श में अ स्वर छुपा हुआ, इसे र में अ स्वर छुपा हुआ था, यहाँ य में अ छुपा हुआ था, र में अ छुपा हुआ था, ठीक है। तो त्र का त धन र धन अ, ठीक है, ज्य का ज धन य धन अ, श्र का श धन र धन अ, तो ये इसका वर्ण विच्छेद होता है। ये तीनों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्यों है। अगर वर्णमाला के क्रम की बात करें, उससे पहले जरा थोड़ा सा उदाहरण आप समझिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं छतरी का वर्ण विच्छेद हमने यहाँ पे किया है, छ था, अब हमने छ प्लस अ क्यों नहीं कर दिया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने यहाँ पे छ और प्लस ऐसे अ कर दें, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया इसके बारे में समझिए जरा, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि यहाँ पे ये जो मिल करके बना है, ये किससे, क प्लस श से। ऐसे दो वर्ण में अगर वर्ण विच्छेद करें, कभी कभी ऑप्शन में यही दो देखने को आपको मिलता है, लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पे एक और चला जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, बस। अब इससे ज्यादा वर्ण विच्छेद इसका नहीं हो सकता तीन रूप में, ठीक है। तो अब ये क के बाद जो है, ये बताइए छ, यहाँ पे पहले क ही क्यों है, ऐसा क्यों है। तो हमने पहले ही वीडियो में, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा वर्णमाला का जो पहला वीडियो है, हमने उसमें बताया था शब्दकोश देखने का तरीका। तो इसमें शब्दकोश देखने का तरीका देखिए, यहाँ नीचे हमने थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए शब्दकोश देखने का तरीका ये पूछता है कि क किस वर्ण के बाद आता है, मतलब या छ, ये छ से छतरी जो आप पढ़ते हैं ना, ये छ जो किस वर्ण के बाद आता है। तो आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि छ से छतरी जो होता है, क्या आता है आपका, छ त्र ज्ञ, फिर उसके बाद स्र लिखते हैं। ये वर्णमाला में ऐसे आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे, अब ह के बाद कितने लोग कहेंगे, ह के बाद जो है छ आता है। ऐसा बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ह से हल के बाद छ से छतरी आता है। ये कहना बिल्कुल गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत। अगर हम पूछें छ वर्ण जो है वो किस वर्ण के बाद आता है, तो वो वर्ण आता है आपका ये क के बाद, क के बाद और ख के पहले, क के बाद ख के पहले। वैसे ज्यों जो है, ज्यों ज के बाद और झ के पहले आता है। वैसे त्र जो है त के बाद और थ के पहले आता है। वैसे स्र जो है स के बाद और ये खष्टकोण वाले स के पहले आता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे देखिए, अब ऐसा था इसलिए यहाँ पे ज्यों, अब इसको क्या पढ़ेंगे, आप कहते हैं ज्ञा, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पे एक चीज लिख दिए ज्ञान, ठीक है। अब इसको आप क्या कहते हैं, अज्ञा, अज्ञा नहीं है, अज्ञा इसको नहीं पढ़ते, इसको ज्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ज्या, ठीक है, ज्या, ज्या पढ़ते हैं, ज्या, ठीक है। ज और इया से मिलकर के बना होता है, ज्या पढ़ते हैं। अब इसको ज्ञान नहीं कहते, ज्ञान नहीं तो ज्ञान होता है, ज्ञान माने होता है जानकारी, ज पढ़ते हैं ज्ञान, ठीक है। अब पढ़ने का उच्चारण करने का तरीका आप लोगों का गलत होता है। आप लोग अब इसको पढ़ते होंगे आज तक ज्ञान 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 पढ़ते, ज्ञान नहीं, वो ज्ञान है, ज से बना है, ज्ञान ज्ञान, ठीक है। उसको ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी होता है, ठीक है, जानकारी। अब यहां देखिए त्रास है, अब त्रास में त से आना चाहिए, ये यहाँ पे त्र आना चाहिए था पहले, ठीक है। अब त्र आना, लेकिन यहाँ पे आया क्या, पहले त आया, त के बाद त में र मिला, र में आ का मात्रा था इसलिए आ यहाँ हो गया, स में अ निकाल लिया गया, यहाँ नीचे हलंत रहेगा, स में अ निकाल लिया गया, स हो गया। वैसे ज्ञान, अब देखिए ये वर्ण विच्छेद से ही हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। जैसे देखिए
ज य आ न अ, यानी हो गया ज्ञान। अब ज्ञान को हम ज्ञान नहीं कहते हैं, उसको ज्ञान पढ़ा जाता है दोस्तों, ज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ज से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ज्ञा का, पहले ज्ञान नहीं कहते, ज्ञा कहते हैं, ज्ञा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको श्रम कहते हैं। श्रम में स पहले आएगा, फिर र, और इसमें अ की मात्रा छिपी हुई है, और म में अ की मात्रा छिपी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप समझ पाए कि ये चार ही वर्ण हैं। ठीक है, क्यों ये चार ही हुए? अब अच्छा, आप कहेंगे कि सर यहां तो दो जो है अंतर आया। जैसे मान लीजिए हमने छ का ले लिया, ठीक है, छ ले लिया, तो इसको क प्लस श में तोड़ दिया गया, तो ये दो वर्ण यहां पर थे, तो इसको तो व्यंजन मान लिया गया, संयुक्त व्यंजन मान लिया गया। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखिए विद्यालय में जो द है, ये वाला द, अब आप कहोगे सर इसमें भी तो द प्लस य है, द प्लस य है, ये कहेंगे द प्लस य प्लस अ है। अब आप ये कहोगे कि इसका द का मतलब वर्ण विच्छेद ये है। तो दोस्तों ये आप बात को समझिए जरा, यहां पे इसमें भी तो वर्ण विच्छेद हो रहा है और इसमें भी वर्ण विच्छेद हो रहा है। ठीक है, इसमें भी यही काम हो रहा है, लेकिन ये संयुक्ताक्षर है और ये संयुक्त व्यंजन है। अब इसलिए क्योंकि ये वर्ण कहीं वर्णमाला में इसका यूज नहीं है, ये कोई वर्ण नहीं है, ये शब्द के बीच में आ जाता है, इसको हम संयुक्ताक्षर करते हैं। जब दो व्यंजन मिल करके एक शब्द को सार्थक शब्द बनाते हैं, वहां पे आपका होता है संयुक्ताक्षर। यहां पे ये संयुक्ताक्षर का काम कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या बना, सिर्फ एक वर्ण बना रहा था। ये द कोई वर्ण नहीं है। आप किसी भी किताब में चले जाएंगे, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब हिंदी की मानी गई है कामता प्रसाद गुरु की, उससे बेटर किताब नहीं है। ठीक है, अगर उसके आगे अगर आप जाएंगे तो पाणिनि का संस्कृत उठा लीजिए, जहां से जो है संस्कृत का जो है उद्गम हुआ था, और उसी संस्कृत से ही निकली हुई है आपकी हिंदी। ठीक है, जो भगवान शिव ने डमरू बजाया था, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उर्द तुकाम सनकादि सिद्धम नौ पंचवारम। ठीक है, तो ये जो चीजें उन्होंने बताई थी, 9 और 5 बार 14 बार जो डमरू बजाया था, उससे जो 14 सूत्र निकले थे, माहेश्वर सूत्र, उन्हीं सूत्रों से जो है हिंदी वर्णमाला का जो है संस्कृत में वर्णों का जो है उसमें उद्गम हुआ, और वहीं से जो है संस्कृत से ही हिंदी निकल करके आई। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, या फिर जो है आप देख सकते हैं कामता प्रसाद गुरु की। तो 2 बुक हैं, दुनिया की सबसे फेवरेट बुक जो हिंदी और संस्कृत के लिए फेमस है। ठीक है, अब चलिए यहां पे ऐसा क्यों था, 4 ही थे, क्योंकि ये चारों जो हैं ये वर्णमाला का कहीं ना कहीं एक रूप से भाग हैं। आप देखिए क के बाद श आया, अब ज के बाद ज्ञ आया, त के बाद त्र आया, श के बाद श्र आया। तो ये चीजें आप नहीं भूलेंगे कभी कि छ किसके पहले आता है, ख के पहले, ज्ञ झ के पहले या ज के बाद में, त्र त के बाद या थ के पहले, श्र जो है स के पहले या श के बाद। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आपको याद रखनी है, ये बातें। ठीक है, ये वजह था कि इसके 4 ही रूप हैं। अब आइए संयुक्ताक्षर में। अब विद्यालय में क्या है, ये द, यहां भी ध बचा हुआ है, और यहां पे न बीच में है, यहां पे र बीच में है। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे व्यंजन के रूप बताए हुए हैं। व्यंजन के रूप में 3 रूप होते हैं। पहला जो है हल रूप, दूसरा है पाई रूप, तीसरा घुंडी हटे रूप, यानी सब हटे होते हैं। कुछ में हलंत लगा करके जो उनको आधा अक्षर बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आधा अक्षर पाई लगा करके कितने अक्षर बनाए जाते हैं, तो 9 अक्षर हैं। 9 अक्षर में आप यहाँ पे अक्षर देख पा रहे हैं, अंगा है, छ है, ट है, ठ है, ड है, ढ है, द, र और ह। उसी प्रकार पाई हटे हुए, अब यहाँ देखिए अगर एक पाई इसको खींच दिया जाए, सबको पाई लगा दिया जाए, तो ये पूरा वर्ण बन जाए। अगर पाई हटा करके इसको आधा बनाया जाता है, यानी स्वर रहित। यहाँ पे देखिए लिखा है ख को ऐसे, ग, छ, च। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आपका ज है, झ है, इय है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे इसे पाई खींच दें तो ये पूरा वर्ण बन जाएगा। देख लीजिए अब यहाँ पे ये पूरा वर्ण बन जाएगा। ऐसे अगर हम पाई खींच दें तो ये क्या है, ये पूरा वर्ण बन जाएगा। भ बन जाएगा, ब बन जाएगा, प बन जाएगा, ये न बन जाएगा, ये ध बन जाएगा, ये थ बन जाएगा, ये त बन जाएगा, ये ण, ये य बन जाएगा, ये ल बन जाएगा, ये व बन जाएगा, ये स बन जाएगा, षष्ठ कुंवर स। तो ये देखिए पाई हटे हुए वाले थे, नहीं पाई हटा करके इनको आधा लिखा जाता है।
और देखिए घुंडी, घुंडी वाले देखिए यहाँ से घुंडी छटका हुआ है, घुंडी, घुंडी हटे हुए वर्ण सिर्फ 2 होते हैं, ये जो है क और फ होते हैं। अब इसका यूज क्या है, इसको हमने लिखा क्यों है, तो देखिए ये जो वर्ण आपको दिख रहे हैं ये 9 वर्ण, 9 वर्ण कभी ये आधे नहीं देखने को मिलेंगे, किसी भी शब्द में ये आधा लिखा ही नहीं जा सकता ये, क्योंकि ये वृत्ताकार स्वर मतलब वर्ण है, और कुछ ये ऐसे वर्ण हैं इनको आधा हम लिख नहीं सकते, अगर आधा लिखेंगे तो हलंत लगा के लिखेंगे, नहीं तो ये वर्ण करते क्या हैं, इनका काम क्या है, ये बहुत बदमाश हैं, ये अपने आधे रहेंगे लेकिन जिसके साथ लिखे जाते जब शब्द में ना, तो अपने आधा ना रख के अपने अगले वाले अक्षर को आधा कर देते, अपने पूरा हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं, यानी अपने पूरा हो जाएंगे और अपने आगे जो आएगा उसको आधा कर देंगे। जैसे यहां पे देखिए विद्यालय में, अब हम विद्यालय ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी विद्यालय गलत नहीं है, ये भी विद्यालय सही है। तो यहां द देखिए, द को पूरा आधा लिखा गया कि नहीं लिखा गया, देखिए जैसे हलंत लगा करके लिख सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं लिख सकते। अगर वैसे यहां पे एक विद्यालय यहां पे लिखा हुआ है, एक विद्यालय हम ऐसे लिखते हैं, और ये विद्यालय जो है इसमें क्या है, इसमें द य में मिल गया है, लेकिन यहां पे आपको देखने से ऐसा लग रहा हो कि यह आधा है और जो है द पूरा है। तो विद्यालय में इस द में, अब देखिए इसमें द आधा है, ठीक है, प्लस य हो जाएगा, प्लस य में अ जुड़ा हुआ है, आ, विद्यालय प्लस आ हो जाएगा, इस मतलब द्या का द सिर्फ है, द है तो उसका द धन य धन अ हो गया। बात समझ रहे हैं, उसी प्रकार से द्व है। अब इसमें देखिए, इसमें भी ये व देख रहे हैं यहां पे विद्वान, अब यहां देखिए व आया है, अब वह तो पाई हटा करके आधा लगाया जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, दो में द धन व धन अ। अब ऐसा क्यों इसका वर्ण विच्छेद हो रहा है, क्योंकि हमने कहा क्या कि हाई द जो है, द ना ये पूरा नहीं आएगा, ये मतलब अगर जो यहाँ पे या तो हलंत के साथ इसको लिखिए और नहीं तो ये क्या कर देगा, अपने आगे वाला जो अक्षर आता है उसको आधा करके अपने पूरा हो जाता है। यहाँ देखो व को आधा कर दिया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे व आधा है, व आधा नहीं है, यहाँ पे द आधा है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए ध आधा नहीं है, यहाँ पे द आधा है। अब देखिए, अब ऐसा लग रहा होगा कि ये द में एक चीज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ध ऐसे लिखा हुआ है ये ध आधा है, ध आधा होगा न कि द, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ध नहीं आधा है, यहाँ पे द ही आधा है, द यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा क्या, ये जो 9 वर्ण आपको दिख रहे हैं ना, ये खुद आधा नहीं होते हैं, या तो हलंत के साथ लिखे जाएंगे नहीं तो आधा नहीं होंगे। ये जो पूरा वाले वर्ण रहेंगे, इनके बाद जो आने वाले वर्ण हैं, जैसे देखिए ध के बाद में सिद्ध क्या प्रसिद्ध था, तो ध लास्ट में आता। प्रसिद्ध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रसिद्ध, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। या तो भाई ऐसे लिखिए, इसमें के नीचे हलंत लगा दीजिए। अगर हलंत नहीं लगाते हैं, यही चीज अगर आप हलंत नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये अपने पूरा हो जाएगा और जो इसके आगे वाला जो आ रहा था उसको आधा कर देगा। वही चीज सिद्धार्थ में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर दिया, अगर इसको आधा आप नहीं करेंगे तो है जो इसके आगे वाला अक्षर होता है उसको आधा कर देता है। हम ये बात समझाना चाह रहे थे, आप इसको बखूबी समझ गए होंगे। वैसे ही तो यहाँ पे द आधा हो जाएगा और ध जो है ध पूरा हो जाएगा, यानी ध में अ जुड़ा हुआ तो अ इसका बाहर कर लिए। अब यहां देखिए चिन्ह है, अब चिन्ह में भी काम वही है। चिन्ह में क्या काम है भाई, तो चिन्ह में देख लीजिए, अब जो चिन्ह था, अब चिन्ह में भी तो ही काम है। अब इसमें देखिए ह आधा है कि न आधा है, ह आधा है या न आधा है, तो आप कहेंगे ह आधा है, क्योंकि ह कभी या तो हलंत के साथ में लिखिए। चिन्ह आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आधा ह न, ये भी सही है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे देख रहे हैं, यहां पे ह जो है अपने पूरा हो गया, न को आधा कर दिया, क्योंकि ये जो है हल जो है, ये जो हल वाले जो जितनी भी हल वाले वर्ण होते हैं ये खुद आधा नहीं होते हैं, अपने आगे वाले व्यंजन को आधा कर देते हैं, इतने दुष्ट होते हैं ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, न आधा हो जाएगा, सॉरी चिन्ह है ना, यहाँ पे ह आधा हो जाएगा और न पूरा हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे न पूरा। वैसे प्र में देखिए प्र है तो र तो आधा रहेगा, ठीक है,
र आधा रहेगा और प धन अ हो जाएगा प्र में। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आती हैं। ठीक, तो ये चीजें आप आराम से इस चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि प्र का क्या होगा। आप इसको प को प धन अ धन आधा र भी कर सकते हैं प्र में। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इधर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आप समझ गए कि ये जो 9 वर्ण आपको दिख रहे हैं ये आधे नहीं होते हैं, ये आधे को क्या करते हैं, अपने आने वाले अक्षर को आधा कर देते हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन भी समझ गए आप। अब क्या सॉरी संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्या इतने ही हैं? नहीं, संयुक्ताक्षर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। संयुक्ताक्षर की संख्या अनंत हो सकती है, असंख्य हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा भी हम बहुत सारे जो है शब्द हैं जिसको हम संयुक्ताक्षर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर क्या हो, 2 व्यंजन एक साथ जुड़े हों, वो ही क्या है, संयुक्ताक्षर है। क्या संयुक्त व्यंजन भी एक प्रकार का संयुक्ताक्षर है? जी हाँ, कह सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन भी एक प्रकार का संयुक्ताक्षर है। लेकिन क्या सभी संयुक्ताक्षर क्या संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। सभी संयुक्ताक्षर सभी संयुक्त व्यंजन नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये चार ही संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजन होंगे, बाकी के सभी जो है बहुत से असंख्य संयुक्ताक्षर हैं वो संयुक्त व्यंजन नहीं होंगे। यानी संयुक्ताक्षर में सिर्फ 4 ही संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन होंगे, ये सिर्फ 4 हैं। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन होंगे, बाकी सारे सब संयुक्ताक्षर हैं। क्या सभी संयुक्ताक्षर द्वित व्यंजन होते हैं? जी नहीं। द्वित व्यंजन का क्या कहना है? अब देखिए, द्वित व्यंजन ये कहता है कि जहां 2 व्यंजन साथ में आएंगे, लेकिन एक पहला वाला जो व्यंजन होगा वो आधा होगा। सब में आधा था, देखिए इसमें भी पहला व्यंजन आधा था। बाद वाला दूसरा व्यंजन क्या था? स्वर सहित, यानी प्रथम व्यंजन, यानी एक समझिए, प्रथम व्यंजन क्या होगा? स्वर रहित। प्रथम व्यंजन स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब स्वर जिसमें ना हो। और द्वितीय जो व्यंजन होगा, द्वितीय व्यंजन वो क्या होगा? स्वर सहित। स्वर सहित होगा। ये कंडीशन अब तक चल रहा था। देखिए सब में, इसमें भी व्यंजन क्या था? स्वर रहित। ये भी स्वर रहित था, ये भी स्वर रहित है, ये भी स्वर रहित। इसके बाद वाले जितने थे सब स्वर सहित थे, यानी स्वर अ के साथ में आए थे। वही चीज इसमें भी है, सब क्या है? स्वर रहित है। बाद वाले सब क्या है? स्वर सहित हैं। देखिए सब स्वर के साथ में आए हैं। ठीक है, सब स्वर सहित हैं। बाद में वाले जितने भी आ गए स्वर सहित आ गए। ठीक है, ये वाला यहाँ पे स्वर सहित आ गया। तो ये नियम दोनों में चल रहा था। लेकिन यहाँ पे वही चीज यहाँ भी होगा कि पहला जो है प्रथम व्यंजन स्वर सहित स्वर रहित होगा, यानी स्वर नहीं होगा उसमें। दूसरे वाले में स्वर होगा। लेकिन यहाँ पे बस एक चेंज है, जब 2 व्यंजन एक साथ आएंगे और दोनों समान व्यंजन होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सत्ता में आधा त अपूरा त, दोनों एक ही व्यंजन है। और देखिए धक्का में आधा क पूरा क, तो दोनों एक ही प्रकार के व्यंजन है। कुत्ता में आधा त पूरा त, दिल्ली में आधा ल पूरा ल। ठीक है, दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए एक ही प्रकार के, रस्सी में आधा र पूरा मतलब पूरा आधा स पूरा स, मिट्टी में आधा ट अपूरा ट। तो यहाँ पे देखिए एक ही व्यंजन जब दोनों एक व्यंजन एक साथ में, एक क्या हो, एक में स्वर नहीं हो और एक में स्वर हो, यानी एक जो है स्वर रहित हो और दूसरा वाला स्वर सहित हो। देखिए पहला वाला इसमें जितना भी लिखे हैं हम, ये पहला जो वर्ण है देखिए सब में स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है। बाकी वाले जो बाद में लिखेंगे सब में स्वर है। तो सब में स्वर, इसलिए इसको क्या कहता है? द्वित व्यंजन। क्योंकि यहाँ पे अपने ही जैसा दूसरा वर्ण लेकर के आया। इसमें देखिए क्या द के बाद ही पूरा द आया है? नहीं। क्या यहाँ पे व के बाद पूरा व आया? नहीं। यहाँ ध के बाद पूरा ध आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं संयुक्ताक्षर, इसको कहते हैं द्वित व्यंजन। तो संयुक्ताक्षर द्वित व्यंजन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि संयुक्ताक्षर और द्वित व्यंजन बस सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ भी 2 व्यंजन तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक जैसे ही व्यंजन होंगे, एक ही व्यंजन 2 बार आएगा, और यहाँ पे अलग अलग व्यंजन होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, कन्फ्यूज दूर हो गया होगा, जितना भी कन्फ्यूजन था वो चीज़ें आपको यहाँ
टूटे हुए सपनों को सजाना आता है, रूठे हुए को मनाना आता है, और उनसे कह दो हमारे जख्मों की परवाह ना करें, हमें तो दर्द में भी मुस्कुराना आता है। तो दोस्तों साथ ही मुस्कुराते रहिए, आज के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।